Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. सूर्या है तो भरोसा है. प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। जो लोग राम मंदिर में हुई चोरी की खबर को लगातार फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और एक और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अब ट्रस्ट ने फैसला किया है कि राम मंदिर के मैनेजमेंट के लिए एक सीईओ की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन साथ ही ट्रस्ट ने यह भी कहा है कि चंपत राय निष्कलंक हैं और जब तक एसआईटी की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी को दोषी ठहराना ठीक नहीं होगा। आज की बैठक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी आया और इसके बारे में कहा गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्या गलती है और इस बैंक का नाम क्यों बार बार सामने आ रहा है, इसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। इसके बाद आपको ईरान लेकर चलेंगे, जहां ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर 86 वर्ष के आयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा आज से शुरू हो गई। आज उनका जनाजा तेहरान की सड़कों से गुजरा और लगभग 10 लाख लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लेकिन खास बात यह है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर और अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं हुए, लेकिन मुज्तबा के 3 भाई अपने पिता के जनाजे में युद्ध के बाद पहली बार एक साथ दिखाई दिए। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि पहलगाम आतंकवादी हमले के मामले में एनआईए ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद को इस हमले का एक आरोपी बताया है। इसका मतलब यह है कि पहलगाम हमले के पीछे भी वही पुराना नाम है, वही पुरानी साजिश है और वो नाम है हाफिज सईद। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर उन लोगों के लिए जो लगातार अयोध्या में हुई चंदा चोरी के मामले में इस खबर को फॉलो कर रहे हैं। आज सबसे पहले उन्हीं के लिए आज की सबसे बड़ी खबर। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के बाद आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक हुई। पूरे देश के हिंदुओं की नजरें इस बैठक पर लगी हुई थी और इसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और इसके एक और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही इसी ट्रस्ट में एक और ट्रस्टी कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया है और यही आज की 2 सबसे बड़ी खबरें आपके लिए हैं। अब आपको आज की बैठक में क्या क्या हुआ वो अन्य बातें भी बताते हैं। तो पहली जो बड़ी चीज हुई आज की बैठक में वो ये कि ट्रस्ट ने मंदिर में चोरी के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी जिम्मेदार माना है। दूसरा, ट्रस्ट का स्पष्ट संदेश है कि चोरी चोरी होती है और चोरी की यह घटना ट्रस्ट के सभी सदस्यों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर में चोरी को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और भविष्य में ऐसी कोई चूक ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था को अब बदल दिया जाएगा। तीसरी बात, ट्रस्ट ने दावा किया है कि मंदिर को दान में मिली लगभग 2900 वस्तुओं का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है और जिन लोगों ने मंदिर में इन वस्तुओं को चढ़ाया है, चढ़ावे में जो ये वस्तुएं दी हैं, अगर वो चाहते हैं ये देखना कि उन्होंने जो चढ़ावा दिया ये वस्तुएं इस समय कहां हैं, इनका क्या स्टेटस है, तो वो आके ट्रस्ट के साथ मिल सकते हैं और उनके स्टेटस के बारे में जान सकते हैं। चौथा, राम मंदिर में भी अब एक सीईओ की नियुक्ति की जाएगी और इसके लिए इस ट्रस्ट ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है जो ये तय करेगी कि ये सीईओ कौन होगा और कैसे ये नियुक्ति होगी। और 5वीं बात, ट्रस्ट ने एसआईटी
की जांच पर पूरा भरोसा जताया है और मांग की है कि सभी दोषियों और उनके सहयोगियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी सजा दी जाए। इसके अलावा 22 जुलाई को ट्रस्ट की अगली बैठक होगी। तब तक एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट भी हो सकता है आ जाए और अगली बैठक एसआईटी रिपोर्ट पर चर्चा के साथ अतिरिक्त ट्रस्टियों की नियुक्ति पर भी अगली बैठक में यह फैसला लिया जाएगा। महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहाँ पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया। संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री, अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे और उनका ज्ञान और उनकी पार्श्वभूमि और उनका स्वच्छ दृष्टिकोण, इसको देखते हुए हमारा विश्वास है कि वे इन सारे कामों को अत्यंत कुशलता के साथ संपादित करके रहेंगे। आज की इस मीटिंग में चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र शामिल नहीं हुए थे। हालांकि ट्रस्ट उनका इस्तीफा स्वीकार करने के बावजूद ये मानता है कि चंपत राय बेदाग हैं, चंपत राय निष्कलंक हैं और असल में इसमें चंपत राय की कोई गलती नहीं है। चंपत राय भ्रष्ट नहीं है और ना ही उनका इस चोरी में कोई हाथ है। उनके साथ जो हुआ है वो है धोखा, क्योंकि उनके अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दिया है। मैं चंपत राय जी के बारे में बोल सकता हूं। माननीय चंपत राय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूं और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहां पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। किसी साथी के द्वारा की गई गलती की अवहेलना करने की हम लोगों की भूल हो जाती है। उस प्रकार की भूल उनकी अवश्य हुई है। इतने वर्षों तक वे ऐसे पापियों को अपने साथ कैसे रख सके और किस प्रकार उनकी इन सारी बातों का षड्यंत्र उनके ध्यान में नहीं आया, यह अनाकलनीय है। वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है। वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है। तो ट्रस्ट का यह कहना है कि चंपत राय अपराधी नहीं है, वो उनके साथ अविश्वास हुआ है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है। 79 वर्ष के चंपत राय लगभग 6.5 वर्षों से इस ट्रस्ट के महासचिव थे। वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने इस ट्रस्ट का गठन किया था और राम मंदिर के पूरे मैनेजमेंट और चढ़ावे की निगरानी की जिम्मेदारी चंपत राय के पास थी। इसके अलावा एक दूसरे ट्रस्टी 65 वर्ष के डॉक्टर अनिल मिश्र भी इस ट्रस्ट के ही सदस्य थे और वो चंपत राय के साथ मिलकर इस मंदिर का पूरा मैनेजमेंट, चढ़ावे की निगरानी और नए लोगों की भर्ती का काम भी देखते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो दो लोग थे, इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। मंदिर के मैनेजमेंट में, मंदिर में जो जिस प्रकार का प्रशासन होता था, उसमें इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी और इसीलिए इन दोनों का नाम आ रहा है। मंदिर में चोरी विवाद के बाद सबसे ज्यादा सवाल इसीलिए इन दोनों से पूछे जा रहे हैं और इन दोनों की भूमिका पर ही ये सवाल उठ रहे हैं। हालांकि
सभी का यह कहना है कि चंपत राय भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हो सकते। उनका अभी तक का जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, चंपत राय बहुत ही साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, लेकिन प्रशासन में उनसे चूक हुई है। उनके अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दिया है। असल में इसमें अगर आप देखें तो चंपत राय राम मंदिर के निर्माण के दौरान और राम मंदिर को लेकर जितनी हमारे देश में जब लड़ाई चल रही थी, इतनी लंबी कानूनी लड़ाई जब चल रही थी, उस दौरान चंपत राय ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस दौरान चाहे संगठन को मजबूत करना हो, चाहे ये मुहिम चलाना हो, चाहे कानूनी लड़ाई लड़ना हो, चंपत राय ने एक बड़ी भूमिका निभाई। अब यहां हम गलती ये करते हैं कि उन्होंने बड़ी भूमिका तो निभाई, इस पूरे कैंपेन को उन्होंने लीड किया, लेकिन फिर सभी ने यह भी समझ लिया कि वो प्रशासन भी बड़ा अच्छा करेंगे। किसी मंदिर का प्रशासन चलाना, किसी मंदिर के मैनेजमेंट को चलाना और किसी बहुत बड़ी मुहिम को लीड करना, राम मंदिर की मुहिम चलाना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। हो सकता है कि चंपत राय राम मंदिर को लेकर उन्होंने जो मुहिम चलाई वो बहुत शानदार तरीके से चलाई। राम मंदिर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में जीत हुई, हो सकता है उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही है। जो ये इतने समय तक पूरी मूवमेंट चलती रही, इसमें लगातार लोग जुड़ते रहे, इसमें उनकी भूमिका बहुत बड़ी है। घर घर तक इस मूवमेंट को जो पहुंचाना था, उसमें उनकी भूमिका बहुत बड़ी है। लेकिन इसका यह मतलब कैसे निकाल लिया गया कि वो जब मंदिर बनेगा तो उस मंदिर को चलाएंगे भी वही, और उनके अंदर वो प्रशासनिक क्षमताएं होंगी, उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर वो मेरिट होगी। और यहीं पर हम असल में कई बार धोखा खा जाते हैं और हम समझते हैं कि ये दोनों जो व्यक्ति हैं, असल में ये एक व्यक्ति ये दोनों रोल्स निभा सकता है। कई बार ऐसा होता है और यही चंपत राय के मामले में भी हुआ। वो जब मंदिर का प्रशासन चला रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, तब ये पता चला कि उनके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्षमताएं हैं वो हो सकता है बहुत सीमित हों, और इसीलिए उन्होंने अपने खास लोगों को ये सारी जिम्मेदारी सौंप दी और उनके लोगों ने चंपत राय को जो है बहुत धोखा दिया। अब आपको ये बताते हैं कि चंपत राय की जगह कौन आए हैं। ये हैं 73 वर्ष के कृष्ण मोहन, जिन्हें राम मंदिर ट्रस्ट का अब नया महासचिव नियुक्त किया गया है चंपत राय की जगह। कृष्ण मोहन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले राम मंदिर में इस चोरी पर ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई थी। पिछले साल ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद इन्हें ट्रस्टी बनाया गया था, इसलिए बहुत पुराने ट्रस्टी नहीं है। कृष्ण मोहन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी आईएफएस के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, यानी सरकारी नौकरी में रहे हैं और अच्छे पद पर रहे हैं। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएससी तक पढ़ाई की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में भी उन्होंने महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं। और आज इस नई जिम्मेदारी मिलने के बाद कृष्ण मोहन ने कहा कि मंदिर के मैनेजमेंट में जो कमियां रह गई हैं वो उन्हें दूर करेंगे। जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है, उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। इस प्रकरण में जो हुआ है उससे हम सभी आहत हैं, सभी को कष्ट हुआ है, राम भक्तों को कष्ट हुआ है। अब इस में कहीं ना कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां, कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। अब आपको बताते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने कैसे इस मामले में अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई, क्योंकि आज की बैठक में एसबीआई का नाम आया और यह भी कहा गया कि एसबीआई ने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई है। तो एसबीआई की जिम्मेदारी थी पैसे को राम मंदिर के काउंटिंग रूम से गिनवाकर बैंक की ब्रांच तक ले जाकर जमा कराना,
लेकिन पैसे की चोरी काउंटिंग रूम से लेकर बैंक की ब्रांच तक जमा होने के बीच हुई। यानी जिस प्रक्रिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसबीआई पर थी, उसी दौरान, उस प्रक्रिया के दौरान यह गड़बड़ी हुई। मंदिर ट्रस्ट ने एसबीआई को कहा था कि वो अपने कर्मचारियों को इस काम में रखे, लेकिन एसबीआई ने इस काम को आउटसोर्स कर दिया और इसे बाहरी कर्मचारियों के जरिए करवाया। यूपी पुलिस ने अभी तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से जो एक आरोपी है रमाशंकर यादव, इसे छोड़कर बाकी सभी 7 आरोपी एसबीआई द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी ही थे। तो एसबीआई की तरफ से भी ये एक त्रुटि हुई है और अब एसबीआई का नाम भी आ रहा है, क्योंकि एसबीआई के जो ब्रांच है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की राम मंदिर की जो ब्रांच थी, उसकी जिम्मेदारी थी और उसने इन अपने लोगों को जो रखा वो भी लगातार ये चोरी कर रहे थे और एसबीआई को भी इसके बारे में पता नहीं चला। अब आपको उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी के बारे में बताते हैं, जो इस समय इसकी जांच कर रही है। 13 जून को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस एसआईटी का गठन किया था। 23 जून को एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद 25 जून को इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज हुई और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको आज कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, महंत नृत्य गोपाल, जो कि अध्यक्ष हैं इस ट्रस्ट के, उन्होंने क्या कहा है, उनका स्टेटमेंट अभी मेरे पास है। उन्होंने लिखा है, जय श्री सीताराम। श्री रामलला सरकार जी के मंदिर में हुई दान चोरी से मैं काफी आहत हूं। जिसने भी ये पाप किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा विश्वास है कि वो हर व्यक्ति को जो भी इस पाप में जुड़ा हुआ है उसे सजा दिलाएंगे। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है और मेरा निवेदन है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को अपने निजी लाभ के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये है महंत नृत्य गोपाल जी का जो स्टेटमेंट है, वो है। अब मैं आपको स्वामी गोविंद देव गिरी, उपाध्यक्ष जो इस ट्रस्ट के हैं, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा है वो मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि धनराशि की गिनती करते समय चोरी करने का जघन्य महापाप कुछ लोगों ने किया। चढ़ावा चोरी का यह क्रम पिछले काफी समय से चल रहा था, यह भी प्रकाश में आया। यह सभी राम भक्तों के लिए अत्यंत दुखदायक और पीड़ादायक है। और वो आगे ये लिखते हैं कि मैं न्यास के परम सम्मानीय सदस्यों से ये प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में पूरी सतर्कता और सावधानी बरतने के लिए अभेद व्यवस्था की जाए। उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, राम मंदिर की ओर से किए जाने वाला व्यय सीधे बैंक से होता है। मैं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नहीं हूं, इसलिए वहां मेरे हस्ताक्षर नहीं चलते। हमारे पास कोई चेकबुक नहीं है, पेमेंट कभी कैश में नहीं होते, सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ही होते हैं। ये भी उन्होंने लिखा है और ये उनका स्टेटमेंट है। और इसके बाद अब ट्रस्ट ने जो कहा है वो भी आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा है, श्री चंपत राय और एक ट्रस्टी श्री अनिल मिश्र ने नैतिक आधार पर त्यागपत्र दिया है, जिन्हें आज ट्रस्ट की बैठक में प्रस्तुत किया गया। ट्रस्ट ने निष्पक्ष जांच हेतु नैतिक आधार पर दिए गए दोनों के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है। और फिर उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट का मानना है कि जांच की वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने पर सत्य प्रकाशित होगा और तब तक किसी भी व्यक्ति पर दोषारोपण करना उचित नहीं है। इस पर आपको ध्यान देना होगा। ट्रस्ट खुद कह रहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी व्यक्ति पर दोषारोपण करना उचित नहीं है। यानी एक प्रकार से ट्रस्ट अभी भी चंपत राय को बचाने की कोशिश कर रहा है और ये उनके इस स्टेटमेंट में दिखता है। ट्रस्ट ने यह भी कहा है कि जो कमजोरियों जो आई हैं सामने, उन्हें दूर करने और उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। और कुछ लोग इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण को श्री रामलला मंदिर, श्री राम जन्मभूमि, हिंदू समाज और व्यापक हिंदू आस्था को कमजोर करने के अवसर के रूप में उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। और एक और खास बात, आपने देखा होगा कई जगह लोग कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर में कुछ वस्तुओं को दिया था, भेंट हमने दी थी।
किसी ने सोने चांदी की कोई वस्तु दी थी, किसी ने दूसरी कोई वस्तु दी थी, और अब हमें ऐसा लग रहा है कि वो वस्तुएं, वो भेंट भी चोरी हो गई होंगी। तो उन लोगों के लिए ट्रस्ट ने कहा है कि ऐसी जो नकद राशि के अलावा जो वस्तु भेंट की गई हैं मंदिर में, ऐसी कुल मिलाकर 2926 भेंट प्राप्त हुई हैं, जो समस्त तिथि अनुसार संपूर्ण विवरण के साथ रजिस्टर में दर्ज हैं और उनका भौतिक सत्यापन एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा आंतरिक अंकेक्षक के नाते प्रतिवर्ष किया जाता है। और वो ये कह रहे हैं कि जिनको भी अगर कुछ शक होता है, अगर कोई सत्यापन करना चाहता है, ऐसे लोग वो कभी भी ट्रस्ट के अधिकारी से तिथि और समय निश्चित कर अयोध्या पधारें और वो अपनी भेंट का सत्यापन कर सकते हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने राम मंदिर में कोई भेंट दी है, कोई वस्तु दी है और उन्हें लगता है कि ये भी चोरी हो गई होगी, तो आप उसका सत्यापन कर सकते हैं। आप ट्रस्ट से संपर्क करके अयोध्या जा सकते हैं और खुद जाकर उसका सत्यापन कर सकते हैं, ये ट्रस्ट ने कहा है। एक और महत्वपूर्ण बात ट्रस्ट ने कही है। ट्रस्ट के मुताबिक कुछ लोग चोरी के आरोपों का इस्तेमाल हिंदुओं को बदनाम करने, हिंदुत्व के खिलाफ माहौल बनाने और देश में अराजकता फैलाने के लिए कर रहे हैं। ट्रस्ट का दावा है कि इसके पीछे कोई साजिश है और कई लोग राजनीति करने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं और अपने स्वार्थ को साध रहे हैं। इनमें वो लोग हैं जो पहले कभी राम मंदिर नहीं आते थे, ना ही भगवान श्री राम के पक्ष में कभी ये लोग बोलते थे। आज वही सबसे बड़े राम भक्त बनकर सामने आ रहे हैं। इसलिए ट्रस्ट को इसके पीछे एक सोची समझी साजिश भी लगती है और ये भी सही बात है। जो लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते थे, जो लोग राम मंदिर में एक दिन भी दर्शन करने के लिए नहीं गए, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जिन लोगों ने उसका बहिष्कार किया, जो लोग राम मंदिर का मजाक उड़ाते थे, जो लोग ये कहते थे कि राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, इसकी जगह कोई आप अस्पताल बना देते, इसकी जगह कोई स्कूल बना देते, इसकी जगह कोई लाइब्रेरी बना देते, ये वो लोग थे। वो सारे लोग आज राम मंदिर के सबसे बड़े शुभचिंतक बन गए हैं। आज उन्हें राम मंदिर की सबसे ज्यादा चिंता सता रही है। अब एक एक करके ये लोग राम मंदिर जा रहे हैं, वहां पर अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं, वहां पर अपना वीडियो शूट करवा रहे हैं, रील्स बनवा रहे हैं और उसके बाद राम मंदिर पर अब लगातार राजनीति कर रहे हैं। तो ये भी हमारे देश के हिंदुओं को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। आज दो और बड़ी बातें ट्रस्ट ने कही हैं। पहला, मंदिर को शुरुआत से लेकर 31 मार्च 2026 तक लगभग 582 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिला है। और दूसरा, मंदिर को अब तक फंड जुटाने के अभियान और दान से 3264 करोड़ रुपए मिले और इसमें से 2370 करोड़ रुपए का इस्तेमाल मंदिर के निर्माण और खर्च के लिए किया गया है। तो देखिए, अब एक एक करके ट्रस्ट भी पूरा हिसाब किताब लोगों के सामने रख रहा है कि कितना पैसा हमारा आया, कहां कहां हमने खर्च किया। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो शुरुआत से इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं, उनका कहना है कि चढ़ावे की चोरी करने वाला गिरोह अब जनता के गुस्से से डर गया है। जबकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर आंदोलन को याद करते हुए कहा कि भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु श्री राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। सच्चाई तो ये है कि चढ़ावा, चंदा, दान, चोरों का गिरोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा है। और जो बात आप कह रहे हैं, ये गिरोह डरा हुआ है जन आक्रोश का, इसीलिए घर बैठे हुए हैं। और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आप बात समझ नहीं पाए। मैंने ये कहा कि पावर स्ट्रगल है। अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स होता तो किसके हाथ में होती जांच? जब तक कि दिल्ली वाले को सोच पाते, लखनऊ वालों ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया। इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही। एसआईटी क्या है? ये एसआईटी रिपोर्ट किसको दी गई है आपको? क्या है ये एसआईटी? और हम तो ये मानते प्रभु श्री राम के बारे में जो पढ़ता है वो लक्ष्मण रेखा खींच के रखे। मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादाएं को लांग गए ये सब लोग। भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। राम का मतलब राष्ट्र है। भारत राष्ट्र को एक
उत्तर से दक्षिण तक एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई नाम है, वह राम का नाम है। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। राम लला, जो राम मंदिर के काम न आए वह जवानी बेकार है। इस प्रकार के नारे लगा लगा करके उस समय के युवाओं ने सरदेव अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक नया शंखनाद किया था। अब आप ये समझिए कि आखिर चंपत राय और अनिल मिश्र का इस ट्रस्ट से बाहर जाना जरूरी क्यों था। भगवान श्री राम 100 करोड़ हिंदुओं के सबसे बड़े आदर्श माने जाते हैं और लगभग 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या के राम जन्मभूमि पर इस राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसके लिए आरएसएस ने देश भर में राम मंदिर आंदोलन चलाया। मंदिर के निर्माण के लिए कार सेवकों ने अपने सीने पर गोलियां खाईं। 1990 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। उस दौरान अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चली और कम से कम 17 कार सेवकों की मौत हो गई थी। राम मंदिर को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। दुनिया में शायद ही किसी धर्म के लोगों को अपने सबसे बड़े आदर्श, अपने सबसे बड़े भगवान के लिए इतना बलिदान और सैकड़ों वर्ष का इंतजार करना पड़ा हो जितना हिंदू समाज ने राम मंदिर के लिए किया। और अब उसी मंदिर में 2-2.5 साल के अंदर ही इतनी बड़ी चोरी हो जाना वास्तव में हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। भगवान राम ने अपने पूरे जीवन से सत्य, ईमानदारी और मर्यादा का संदेश दिया। ऐसे में उन्हीं के मंदिर में इस प्रकार की चोरी हो जाना आज भी हिंदू समाज के गले नहीं उतर रहा। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई बहुत बुरा सपना देख रहे हों। राम मंदिर में चोरी से बड़ा महापाप और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, जिससे यह लगे कि कानून वाकई में अपना काम कर रहा है। चोरी के दौरान जिन लोगों पर मंदिर के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी, उन्हें खुद को इस जिम्मेदारी से अलग कर लेना चाहिए, जो कि अब वहां हो भी गया। और इसीलिए चंपत राय का और जो दूसरे ट्रस्टी हैं उनका यहां से जाना ज़रूरी हो गया था। लेकिन बार बार सवाल वही आता है कि जब इस प्रकार के जो मंदिर हैं, देखिए एक मंदिर में कई सौ करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। एक मंदिर के प्रशासन पर, जो हमारे देश के बड़े बड़े मंदिर हैं, यहाँ पर अगर आप किसी कंपनी की तरह भी देखें तो इनकी जो बैलेंस शीट बनती है उसमें हज़ारों करोड़ रुपए की आमदनी होती है, हज़ारों करोड़ रुपए का खर्चा होता है। और आप सोचिए, राम मंदिर में भी जब लोगों ने दान दिया इसके निर्माण के लिए तो हज़ारों करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए। उन हज़ारों करोड़ रुपए का हिसाब किताब रखना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए आपको प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत है। इसके लिए आपको नेताओं की आवश्यकता नहीं है। कोई नेता कितना भी सम्मानजनक क्यों ना हो, राम मंदिर में उसकी कितनी भी बड़ी भूमिका क्यों ना हो, लेकिन ये जो हज़ारों करोड़ रुपए का हिसाब किताब रखना होता है, सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा, सैकड़ों करोड़ रुपए का जब ये पैसा आता है, इसका हिसाब किताब रखना होता है, ये एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट का सवाल है। और इसीलिए ये जो मैनेजमेंट है मंदिरों का, ये प्रोफेशनल्स के हाथ में होना चाहिए, जैसा कि दूसरे मंदिरों में हो रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा वैष्णो देवी के मंदिर में चल रहा है, वहां पर भी एक बोर्ड है जो इसे चलाता है। इसी प्रकार से जो दूसरे हमारे देश के बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां पर भी बोर्ड बने हुए हैं जहां पर उसमें प्रोफेशनल लोग हैं। राम मंदिर में भी वही प्रोफेशनलिज्म लाने की आवश्यकता है। और अब अच्छी बात यह है कि अब राम मंदिर के लिए भी बाकायदा एक नए सीईओ को अपॉइंट किया जाएगा और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि ये मंदिर भी अब इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, इसका जो रुपए का लेन देन है, उसका गिनती का काम है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये अब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो हमारे देश के जो 100 करोड़ हिंदू हैं उन्हें बस थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। उन्हें इस समय को एक बुरा समय मानकर अब आगे की तरफ देखना चाहिए और इसे भूल जाना चाहिए। अब आपको ईरान लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि ईरान में क्या चल रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर 86 वर्ष के अयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा आज से तेहरान में शुरू हो गई है। खामनेई सहित उनके परिवार के 5 सदस्यों के ताबूतों को एक बड़े ट्रक पर रखकर पूरे शहर से उनका जनाजा गुजर रहा है। इस दौरान ईरान की आम जनता ने इन ताबूतों पर जमकर फूल बरसाए। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के मुताबिक जो लोग वहां पर कवर करने के लिए गए हैं, अब तक
इस अंतिम यात्रा में 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं और जो एक एस्टिमेट ईरान की सरकार दे रही है वो ये है कि जब तक अंतिम संस्कार होगा अगले कुछ दिनों में 2 करोड़ के आसपास लोग इसमें शामिल हो चुके होंगे। सड़कों पर लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ है कि लगभग 8 किलोमीटर का यह सफर तय करने में इस ट्रक को, इस अंतिम यात्रा को 11 घंटे लगे। 8 किलोमीटर तय करने में 11 घंटे। सबसे पहले आप आज की ये तस्वीरें देखिए जिसमें लाखों लोगों के साथ ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री भी इस जनाजे में शामिल हैं। इस जुलूस के दौरान एक पुल पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्टर भी लगा था जिस पर लोगों ने पत्थर और बोतलें फेंकी। ट्रंप ने इसी वीकेंड पर एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि खामनेई के अंतिम संस्कार में लोगों की इतनी बड़ी भीड़ को देखकर वो भी हैरान है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें तो यह लगता था कि ईरान के लोग खामनेई से नफरत करते हैं। तो सोचिए, ये ट्रंप के लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। ट्रंप इतनी बड़ी भीड़ देखकर वो खुद कह रहे हैं कि मैं हैरान हो गया और वो खुद ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि मैं तो ये सोचता था कि खामनेई ईरान में बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं है और लोग उनसे नफरत करते हैं। लेकिन इस तस्वीर से ये साफ है कि ईरान के आम लोग, ईरान की जनता खामनेई से नफरत करती हो या प्यार करती हो ये तो आपने देख लिया, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप से जरूर नफरत करती है। इसके अलावा कई लोग अपने हाथों में डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में पोस्टर्स भी लेकर आए थे। इससे आप ईरान की जनता में डोनाल्ड ट्रंप के लिए नाराजगी और गुस्से का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए कि लोग किस प्रकार के पोस्टर्स लेकर सड़कों पर निकले हुए हैं। इस जुलूस में बड़ी संख्या में लोगों के हाथ में ईरान के राष्ट्रीय ध्वज के साथ लाल झंडे भी थे। आप देखेंगे अगर इन तस्वीरों में तो आपको लाल झंडे सब जगह नजर आएंगे। शिया परंपरा में लाल झंडा मुख्य रूप से शहादत और प्रतिशोध का प्रतीक माना जाता है, बदले का प्रतीक माना जाता है और इसका संदेश ये है कि अन्याय के खिलाफ ईरान के लोगों का ये संघर्ष जारी है। ईरान के लोग इस शहादत को सलाम करते हैं और इसका बदला वो जरूर लेंगे। ईरान के लोग इन लाल झंडों के साथ अपनी सरकार और अपनी सेना से खामनेई की हत्या का बदला लेने की मांग भी कर रहे हैं। इसी दौरान कई लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ भी वहां नारे लगाए।
तो सड़कों पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 3 चीज़ें नज़र आएंगी। पहला, खामनेई की मौत का शोक। सारे जो लोग हैं, जो लाखों की संख्या में सड़कों पर हैं, ये खामनेई का शोक मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, शोकाकुल हैं। दूसरा, अमेरिका से नफरत आपको यहाँ नज़र आएगी। और तीसरा, वो खामनेई की मौत का बदला लेना चाहते हैं। तो तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ नज़र आएगी वो है बदले की आग। अब आप देखिए कि एक दिन पहले ही ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के तीनों बेटे अपने पिता के ताबूत के पास नमाज पढ़ते हुए नजर आए। लेकिन खास बात यह है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर और अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई अपने पिता के इस शोक सभा में और जनाजे में शामिल नहीं हुए। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के जिस हमले में अली खामनेई की मौत हुई थी, उसी हमले में मुज्तबा भी बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें युद्ध के बाद अब तक कभी भी किसी ने देखा नहीं है। वो किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने कभी कोई अपना वीडियो बनाया है। लेकिन उनके जो बाकी के 3 भाई हैं, वो ज़रूर युद्ध के बाद पहली बार एक साथ बाहर निकले हैं अपने पिता की इस शोक सभा में। अली खामनेई के 4 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे 61 वर्ष के मुस्तफ़ा खामनेई हैं। दूसरे नंबर पर 56 साल के मुज्तबा खामनेई हैं, जो इस समय ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। तो आप ये भी देखिए कि जो सबसे बड़े बेटे हैं उन्हें सुप्रीम लीडर नहीं बनाया गया। जो दूसरे नंबर के बेटे हैं अली खामनेई के, मुज्तबा खामनेई, उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया। तीसरे नंबर पर 52 वर्ष के मसूद खामनेई हैं और उनके जो छोटे भाई हैं वो हैं 48 वर्ष के मैसाम खामनेई। तो ये 4 बेटे हैं खामनेई के। एक 61 साल के हैं, 56 साल, 52 साल और 48 साल के। सबके नाम आपके सामने हैं। इसके अलावा अली खामनेई की 2 बेटियां भी हैं। एक की उम्र है 46 वर्ष, जिसका नाम है बुशरा खामनेई, और दूसरी है उनकी छोटी बहन होदा खामनेई, उनकी उम्र है 45 वर्ष। तो अली खामनेई के ये 6 बच्चे हैं, 4 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं, 2 बेटियां हैं। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि मुज्तबा खामनेई सिर्फ अली खामनेई के बेटे नहीं, बल्कि वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी हैं। इसी वजह से ईरान उन्हें लेकर कोई भी रिस्क, कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहता और ईरान के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुज्तबा खामनेई जिंदा रहें, सुरक्षित रहें। जहां पर भी हैं, ईरान के जो करोड़ों लोग हैं, उन्हें इस बात का भरोसा होना चाहिए कि उनके सुप्रीम लीडर इस समय मौजूद हैं, चाहे वो कहीं पर भी हों, और वही सुप्रीम लीडर इस समय सारे बड़े फैसले ले रहा है। ये बहुत ज़रूरी है और इसीलिए वो मुज्तबा खामनेई को अभी सार्वजनिक इस प्रकार के किसी जगह पर लाना नहीं चाहते। एक तो ये हो सकता है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है इजराइल बिना बताए उन पर हमला कर दे, एक कारण ये हो सकता है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि उनकी स्थिति इस समय ऐसी हो, क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, ये भी हो सकता है कि वो इस स्थिति में है ही नहीं कि वो अपने देश के लोगों के सामने आ सकें। और अगर देश के ये करोड़ों लोग और पूरी दुनिया के लोग उन्हें इस गंभीर घायल अवस्था में देखेंगे, तो सुप्रीम लीडर के प्रति लोगों का जो आस्था है, जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो कम हो सकता है और ये ईरान की एक कमजोरी माना जाएगा। अब आप देखिए, 7 जुलाई को ईरान के ही कोम शहर में खामनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ी धार्मिक रस्में पूरी की जाएंगी। ये ईरान का सबसे पवित्र जो शहर है उनमें से एक है और शिया इस्लामिक शिक्षा का ये सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। बड़ी बात यह है कि अली खामनेई ने भी इसी शहर में मजहबी शिक्षा हासिल की थी। यहां उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा जो हिस्सा है बिताया है। आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे ईरान का क्या होगा, अब ईरान का क्या भविष्य है। यह आप भी सोचते होंगे कि अब युद्ध तो लगभग खत्म हो गया है, अली खामनेई का अंतिम संस्कार हो जाएगा 9 तारीख को, अब क्या होगा और ईरान का भविष्य क्या है। तो देखिए, अगर ईरान में कट्टरपंथी नेताओं की जगह उदार यानी मॉडरेट नेता सत्ता संभाल लें, और ईरान अभी तक एक कट्टरवादी देश माना जाता था, अगर ईरान अपने आप को थोड़ा बदले, अपने देश के अंदर थोड़ा लोकतंत्र लाए, अपने उन नेताओं को थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए कहे, तो ईरान पश्चिमी एशिया का एक बहुत ताकतवर और विकसित देश बन सकता है, पश्चिमी एशिया की एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है अगर ईरान अपने आप को बदल ले। लेकिन फिलहाल क्योंकि
अली खामनेई अब मारे जा चुके हैं। अली खामनेई बहुत शक्तिशाली थे। इस समय मुज्तबा खामनेई पता नहीं कहाँ हैं और वो किस हालत में है। इसलिए इस पूरी स्थिति में ईरान के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है यानी IRGC, वो अभी सबसे शक्तिशाली है और ईरान में सारे बड़े फैसले इस समय IRGC ले रही है। इस समय IRGC पूरे कंट्रोल में है और IRGC अपने कट्टरवाद के लिए जानी जाती है, अपने कट्टरपंथी विचारधारा के लिए जानी जाती है। यानी अगर IRGC के कंट्रोल में ईरान रहेगा जैसे अभी है, तो ईरान और भी ज्यादा कट्टरपंथी बन सकता है। अली खामनेई के समय रेवोल्यूशनरी गार्ड के पास इतना कंट्रोल नहीं था, रेवोल्यूशनरी गार्ड इतना मजबूत नहीं था, क्योंकि तब अली खामनेई सबसे ताकतवर नेता थे और पूरा ईरान में चाहे कोई भी हो, चाहे वहां की सेना हो, चाहे दूसरे बड़े नेता हो, वो हर प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, वो उनके ही नियंत्रण में रहता था, क्योंकि उनका कद इतना बड़ा था। उस समय IRGC अपनी मनमानी नहीं कर सकता था, लेकिन इस समय IRGC और ईरान के कट्टरपंथी जो नेता हैं वो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ युद्ध और भी लंबा चले ताकि ईरान पर उनका कंट्रोल और ज्यादा मजबूत हो जाए। असल में जैसे जैसे ये युद्ध चल रहा है, ये लोग चाहते हैं कि चाहे ईरान का कितना ही नुकसान हो जाए, कितना ही इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का बर्बाद हो जाए, कितने ही लोग मारे जाएं, लेकिन इसकी वजह से आप देखिए सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन चल रहे थे युद्ध से पहले, वो सब तमाम समाप्त हो गए और IRGC और जो वहाँ की जो सरकार है वो दोबारा से कंट्रोल में आ गई है और इन्हें युद्ध का एक प्रकार से ये फायदा मिला है। लेकिन ईरान के बड़ी संख्या में जो लोग हैं, खासतौर पर युवा, वहाँ की महिलाएं, वो चाहती हैं कि ये देश अब एक खुला समाज उन्हें दे। ये चाहते हैं कि ईरान भी बाकी देशों की तरह एक सामान्य देश बन जाए, वहाँ पर लोकतंत्र की वापसी हो, वहाँ पर उन्हें अपने हिसाब से जीवन जीने की आज़ादी हो। यानी जो मॉडरेट नेता हैं, जो थोड़े से नर्म विचारधारा वाले नेता हैं, उन्हें आना चाहिए और अगर ऐसा हो गया तो ईरान बहुत आगे तक एक बहुत अच्छा देश बनकर उभरेगा। लेकिन अगर वही कट्टरपंथी लोग और ज़्यादा कंट्रोल में आ गए तो ईरान में वैसे ही दिन लौट आएंगे जैसे पहले थे। अब अपने देश में आपको लेकर चलते हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले के मामले में NIA ने एक नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद को इस हमले का आरोपी बताया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि इस हमले की साजिश पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद ने रची थी। NIA ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, जिसमें लश्कर तैयबा और उसके प्रॉक्सी संगठन दी रेजिस्टेंस फ्रंट के चीफ हाफिज सईद को उन्होंने आरोपी बनाया है। NIA ने हाफिज सईद पर आरोप लगाया है। उन्होंने जो लिखा है वो ये है, उनके खिलाफ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सीमा पार से आतंकी साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप हाफिज सईद पर लगाए हैं। इससे पहले 15 सितंबर 2025 को NIA ने पाकिस्तानी हैंडलर साजिद जट, ऑपरेशन महादेव में मारे गए 3 आतंकवादियों और 2 गिरफ्तार आरोपियों और कुछ प्रतिबंधित संगठनों जैसे लश्कर तैयबा और TRF को आरोपी बनाया था। NIA का कहना है कि पाकिस्तान की पूरी साजिश का खुलासा करने के लिए जांच अब भी चल रही है, जांच खत्म नहीं हुई है और जब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे अब ये नया नाम आया है कि इसके पीछे भी हाफिज सईद था। 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने पहलगाम के बेसरन घाटी में टूरिस्ट पर हमला किया था और उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की थी। इसमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय नागरिक की मौत हुई थी। TRF ने पहले इस हमले की जिम्मेदारी ली, बाद में इससे इनकार कर दिया। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने 6 से 10 मई तक पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर किया और इसके तहत भारत ने पाकिस्तान और POK में 9 ठिकानों पर हमला किया था। भारत का दावा है कि इससे 100 से ज्यादा आतंकवादी उन्होंने मार गिराए थे। हाफिज सईद लश्कर तैयबा और जमात उद दावा का प्रमुख है। वो भारत, संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका द्वारा घोषित एक ग्लोबल टेररिस्ट है। भारत में वो आज से नहीं बल्कि न जाने कितने आतंकवादी हमलों का आरोपी है। वर्ष 2000 में दिल्ली के लाल किले पर हुए हमले की साजिश भी इसी हाफिज सईद ने रची थी। 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड भी हाफिज सईद था। और फिर मुंबई आतंकी हमले में 166 लोगों की मौत जब हुई थी, जिनमें से 25 विदेशी नागरिक भी थे और 235 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, उसका मास्टरमाइंड भी यही था।
2008 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला भी इसी हाफिज सईद ने करवाया था। 2015 में जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर हमला भी इसी हाफिज सईद ने करवाया था। तो हाफिज सईद भारत का एक बहुत पुराना दुश्मन है और अब समय आ गया है कि जब हाफिज सईद को भी वहीं पहुंचाने की आवश्यकता है जहां पर उसके बाकी साथियों को भारत की सेना ने पहुंचाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाफिज सईद एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है। संयुक्त राष्ट्र ये मान चुका है कि वो आतंकवादी है। पाकिस्तान में वो बड़े आराम से रह रहा है। अमेरिका मान चुका है कि वो आतंकवादी है। भारत का वो इतना बड़ा गुनहगार है और फिर भी कोई हाफिज सईद का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसलिए जब तक हाफिज सईद जैसे आतंकवादी कहीं ना कहीं जिंदा बैठे हैं, चाहे वो जेल में हैं या जेल से बाहर हैं, वो भारत के खिलाफ ऐसी ही साजिश रचते रहेंगे। इसलिए ऐसे आतंकवादियों का टोटल फाइनल एलिमिनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आपने देशभक्ति से भरी इस कविता को कई बार सुना होगा। इसकी रचना वर्ष 1921 में पटना के मशहूर उर्दू शायर बिस्मिल अजीमाबादी ने की थी। हमारे देश की आज़ादी के आंदोलन के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने इसे आज़ादी का एक अमर रणघोष बना दिया था। आज हम आपको इसी की कहानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यही गीत अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में गूंज रहा है। एक ज़माने में यह भारत में गूंजा था जब हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए थी। अब पीओके में गूंज रहा है क्योंकि पीओके को पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोग पीओके में अब इसी गीत को गा रहे हैं। सबसे पहले आप पीओके में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए और फिर हम आपको बताएंगे इस बगावत की पूरी कहानी, जहां पीओके के लोग, वहां की जनता पाकिस्तान से आज़ादी मांग रही है। दुश्मन ताक में बैठा उधर और तैयार है हम सीना लिए अपना इधर तुझे बता देंगे आसमां अभी से चार क्या क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। जुल्म जब भी जुल्म करेगा सत्या के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। हम पेरेंगे हम जिंद तुम्हारा इनकलाब के नारों से। पीओके में आंदोलन को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने पहले निर्दोष लोगों की हत्या की, फिर उन्हें बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया। अब पीओके में खाने पीने के सामान और दवाइयों की सप्लाई पाकिस्तान ने रोक दी है। पाकिस्तान की सरकार को लगा कि ऐसा करके वो इस आंदोलन को कुचल देंगे, लेकिन इससे पीओके के लोगों का गुस्सा और भड़क गया। अब वहां के लोगों ने, वहां के नेताओं ने भारत से अपील की है और उनका कहना है कि भारत के लोग भी अब उनकी मदद करें। वहां पीओके में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एक नेता हैं, उन्होंने कश्मीर के बारामूला, पुंछ, जम्मू और राजौरी के लोगों से कहा है कि वो भी उनकी मदद करने के लिए बाहर निकलें। इस पैगाम के जरिए मैं कश्मीर वैली के अवाम से मुखातब हूँ, बिलखुसूस श्रीनगर के अवाम से, बारामूला के अवाम से, उसी के अतराफ जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन तमाम अवाम से, पुंछ के अवाम से, मेंढर के अवाम से, राजौरी के अवाम से, जम्मू के अवाम से, लद्दाख के, कारगिल के अवाम से, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से, रियासत भर के अवाम से हम मुखातब हैं कि जिस तरह आप सब अवाम को इल्म है कि कश्मीर जो है पिछले आज एक माह होने को है, जिस तरह जिस हसार में है, जिस जबर में है और जो यहाँ के अवाम को बुनियादी हुकूक की मांग पर अवाम के साथ जो जुल्म किया गया, जो ज्यादती की गई, जो कत्ल वारत है और जो फौजरी गर्दी है यहाँ पर, उसकी इंतहा है। इस इंतहाई मुश्किल मरले में जहाँ हमारे राशन के रास्ते बंद हैं, जहाँ हमारी अद्विया
हम तो आज यही कहना चाहेंगे कि इसके दो ही सॉल्यूशन हैं। शांति तभी आएगी जब एक हाफिज सईद जैसे लोगों का खात्मा हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, और दूसरा, भारत के जो लोग हैं, कश्मीर में जो लोग हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं, अब इन सारे लोगों को भी खुलकर बाहर निकलना चाहिए। और पीओके में जो उनके छोटे भाई हैं, देखिए पीओके में जो लोग हैं, इनके जो बड़े भाई हैं, ये कश्मीर में बैठे हैं। ये हैं तो दोनों भाई ही, और पीओके भी असल में भारत का ही हिस्सा है। इसलिए भारत का जो कश्मीर है, वहाँ पर जो लोग हैं, अब उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी एक मुहिम चलाएं और वो भी बाहर निकलें और अपने पीओके में फंसे हुए इन भाइयों को आज़ाद करवाएं। इसलिए अब ये बहुत ज़रूरी है। मोमेंटम बन चुका है, आंदोलन अब अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। अब चाहे भारत के लोग हों या कहीं और के लोग हों, अब पूरी दुनिया को एक हो जाना चाहिए और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी जो पीओके है, इसे पाकिस्तान से आज़ादी दिलानी ही चाहिए। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं वो एकदम एकजुट हो चुके हैं और वो पाकिस्तान से हर कीमत पर पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वो आज़ादी चाहते हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे इंडोनेशिया पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का वहां की एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने भव्य स्वागत किया और उन्हें प्रोटेक्ट करके वो हवाई अड्डे तक ले गए। विकसित भारत का विकसित भारत। सिर्फ सपना क्यों देखें जब सपनों की कार आज ही आपके घर आ सकती है। पीएनबी कार लोन के साथ पाइए आकर्षक ब्याज दरें सिर्फ 7.55% से शुरू। ईएमआई शुरू सिर्फ 1190 रुपए प्रति लाख से। पंजाब नेशनल बैंक, the name you can bank upon। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, देश का टायर जेके टायर। टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। विकसित भारत का विकसित भारत। प्रधानमंत्री मोदी आज अपनी 3 देशों की विदेश यात्रा के पहले चरण में इंडोनेशिया पहुंच गए हैं। इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएंगे। आज जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का विशेष विमान इंडोनेशिया के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, इंडोनेशिया की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट किया और ये प्रधानमंत्री मोदी के प्रति इंडोनेशिया के सम्मान को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी आज जब इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे तो वहां के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने एयरपोर्ट पर आकर उनका स्वागत किया। और आज क्योंकि समय नहीं है, कल हम आपको भारत और इंडोनेशिया के इन ऐतिहासिक रिश्तों की पूरी कहानी बताएंगे। आज के लिए अभी इतना ही। अब एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार।
PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead. High quality education in management, commerce and law. सौ प्रतिशत शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। विकसित भारत का विकसित भारत। और अब जल्दी से आपको डिकोड के आज के एपिसोड के कुल व्यूज़ बताते हैं। ये हैं 5.6 मिलियन यानी 56 लाख व्यूज़ हमारे आज के इस एपिसोड को मिले हैं। ये नंबर क्रोम डीएम की लाइव ट्रैकिंग से आता है जो हमारे रियल टाइम डिजिटल व्यूज़ को आपकी स्क्रीन पर दर्शाता है। तो आज के डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जब कोई आपके हिस्से का दर्द नहीं ले सकता तो वो आपके हिस्से की खुशियाँ भी नहीं ले सकता। इसलिए निश्चिंत रहिए, जो आपका है वो आपको ही मिलेगा। नमस्कार।